कलियों की टीम कालकोठरी के द्वार को छोड़ देती है और दुर्गेश विशालकाय अर्चिल्ड ब्यूरोवा द्वारा जिन्बू और जिन्हो को संभालने के बाद ऊपरी तरफ की सुरंगों के माध्यम से वापस घुसने की योजना बना रही है। वे सबसे कमजोर शिकारी के रूप में जाने वाले जिन्बू और जिन्हो को, जिनके पास छापेमारी का कोई अनुभव नहीं है, को नीचे दृष्टि से देखते हैं। हालांकि वे जिन्हो के महंगे गियर पर नजर रखते हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि टकराव के बाद वे उससे कितनी मूल्यवान लूट प्राप्त कर सकते हैं। उनकी बातचीत से एक स्वार्थी उद्देश्य का पता चलता है, लगभग 1 बिलियन बॉन्ड मूल्य के मैना क्रिस्टल को लूटना और जब तक आवश्यक ना हो अर्चिड से लड़ने से बचना, लापरवाही से कालकोठरी को तोड़ने का जोखिम उठाना। गेट से बाहर डोंगसुक ने जिन्हो के पिता यू म्यूंग हान पर निंदनीय ढंग से शोध किया और जिन्हो के नष्ट होने पर उसके अंतिम संस्कार में सहानुभूति दिखाने की साजिश रची। डोंगसुक और क्यू हुआन एक दूसरे के सामने स्वीकार करते हैं कि वे अकेले अर्चिड को नहीं हरा सकते। उन्होंने जिन्बू और जिन्हो को जिस खतरनाक भाग्य में छोड़ दिया उसका मजाक उड़ाते हुए क्रोधित मकड़ी के मंडराने पर जिन्हो सुझाव देता है कि वे लड़ने के बजाय बाहर निकलें, यह विचार करते हुए कि सी रैंक बॉस में अकेले रहने के लिए किसी को कम से कम बी रैंक होना चाहिए। फिर भी जिन्बू कसाका और स्टोन गोलेम से आगे निकलने वाले खतरे से निडर होकर, जिसे उसने पहले हराया था, पीछे हटने से इनकार कर देता है। एक उद्दंड मुस्कान के साथ जिन्बू मकड़ी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जिन्हो को आश्चर्यचकित करते हुए अपने हमले की शुरुआत करता है। उनके अथक प्रयासों के बावजूद जिन्बू का खंजर, कसाका का वेनम फैंग मकड़ी के कठोर बाह्य कंकाल को भेदने में विफल रहता है। वह हार नहीं मानता, बार बार वार करता है और चतुराई से अर्चिड के पैरों के शक्तिशाली वार से बचता है। फिर भी उसके हमलों में कोई प्रगति नहीं होती है। जिन्हो की गति और कौशल को देखकर जिन्हो सदमे में है, यह समझने में असमर्थ है कि जिन्बू केवल एक ई रैंक हो सकता है। उसके मन में यह विचार आया कि जिन्बू ने जानबूझकर अपनी रैंक में गड़बड़ी की होगी। वह फॉल्स रैंकर्स के बारे में जानता है, दुर्लभ शिकारी जो अपनी मैना रीडिंग में हेरफेर कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मारने में मजा आता है, जो अब जिन्बू के बारे में उसके अंदर डर की एक नई भावना पैदा करता है। इस तथ्य से अभिभूत होकर जिन्हो अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसके विचार उसके पिता की ओर मुड़ते हैं और इस खतरनाक जगह पर अपनी उपस्थिति पर सवाल उठाते हैं। जिन्बू अपने लगातार हमलों के लिए अपनी गति और चपलता का उपयोग करके जल्दी थक जाता है। वह कोई कमजोर स्थान नहीं खोज सकता। अचानक उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है और जादुई जानवर को एक झटका लगता है। हत्या करने से ठीक पहले जिन्बू अपने दैनिक समाचार पत्रों को पूरा करके दिए गए पूर्ण पुनर्प्राप्ति पुरस्कार को स्वीकार करता है। पुनः ऊर्जावान होकर वह हवा में उछलता है और मकड़ी की एक आंख में छेद कर देता है। हथियार का पक्षाघात और नाली प्रभाव बाकी काम करते हैं और कालकोठरी मालिक के गिरने पर जिन्बू कुछ स्तर हासिल कर लेता है। जिन्हो अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान बिखेरता है और जिन्बू को बॉस कहता है क्योंकि वह उसे पानी की बोतल देता है। जिन्बू को समझ नहीं आ रहा है कि वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। छापा दल उनके ऊपर सुरंगों में प्रकट होता है और उन दोनों को जीवित देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। कहीं और चेयरमैन गो हंटर्स गिल्ड के नेता दिन भर की बैठकों के बाद थक गए हैं और उनके अधीनस्थ जिनचुल गति में बदलाव के लिए एक असाध प्रशिक्षण का सुझाव देते हैं। गो एक मुक्का मारने से पहले जिनचुल के हमलों को आसानी से रोकता है, जिससे युवक उड़ जाता है। वह जिनचुल को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि उनका मुकाबला बिल्कुल वही था जिसकी उन्हें जरूरत थी। गो उसके प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए उसकी सराहना भी करता है क्योंकि यह एक खतरनाक कालकोठरी में सभी अंतर पैदा कर सकता है। बॉस की मांद में विश्वासघाती छिपकलियां वापस लौट आती हैं। वे गलती से मानते हैं कि जिन्होंने अपने महंगे गियर का उपयोग करके मकड़ी को हरा दिया होगा। डेंगसुक फिर जिन्हो को एक भयावह अल्टीमेटम देता है, अपनी जान बचाने के लिए जिन्बू को मार डालो। हालांकि जिन्हो ने जिन्बू को धोखा देने से इनकार कर दिया। जवाब में डोंगसुक अपने समूह को पहले कमजोर शिकारियों को खत्म करने का आदेश देता है। इस समय एक सिस्टम संदेश प्रकट होता है जिसमें जिन्बू पर 6 जानलेवा शिकारियों को मारने का काम सौंपा गया है। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच जादूगर क्यू हुआन ने मौके का फायदा उठाते हुए जिन्बू पर जादुई हमला शुरू कर दिया, जबकि उसका ध्यान भटक रहा था और उसे कालकोठरी की दीवार में धकेल दिया गया। व्हाइट टाइगर गिल्ड के पार्क हुजिन दोपहर के समय भोजन के लिए शहर में हंटर्स गिल्ड के 2 दोस्तों से मिलते हैं। हेजिन पूछते हैं कि प्रसिद्ध एस रैंक शिकारी चाहेइन के साथ उनका ए रैंक कालकोठरी प्रशिक्षण कैसा रहा। वे उससे कहते हैं कि ये तेजी से हुआ जब वे संघर्ष कर रहे थे। चा ने एक ए रैंक जानवर को आसानी से मार डाला। तीनों चाय पीते हुए बातें करते हैं। जीना टिप्पणी करती है कि वे भाग्यशाली हैं कि वे प्रतिष्ठित संघों में हैं
क्योंकि कुछ कालकोठरी आक्रमण टीमों की मृत्यु पर दर संदिग्ध हैं। कालकोठरी में वापस आते हुए जिन्बू ने जो क्यूहान के हमले के मतलब मलबे में पड़ा हुआ और सोचता है कि कैसे उनकी दुनिया सबसे मजबूत लोगों को जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। सिस्टम उससे कह रहा है कि वह अन्य मनुष्यों को मार डाले या वह स्वयं मर जाए। यह उसे जीवित क्यों रखना चाहता है, खुद को खड़ा होने के लिए खींचते है और निर्णय लेता है कि यदि सिस्टम उसका उपयोग करना चाहता है तो वह बदले में इसका उपयोग करेगा। जूनटे एक गद्दार डी रैंक शिकारी है। आत्मविश्वास से जिन्बू के पास जाता है जो जुंटे की सजा पूरी होने से पहले उसका सिर काट देता है। जिन्बू मानता है कि अब हत्या रहा है, भले ही वह सिर्फ सिस्टम का पालन कर रहा हो, लेकिन पीछे नहीं हट सकता। वह केवल सी रैंक पार्टी नेता डोंग सुक को छोड़कर बाकी लोगों को मार देता है। जिन्बू आसानी से डोंग सुक के हमले से बच जाता है और उसे एक हाथ से नीचे गिरा देता है। वह पूरे समय स्तर बढ़ा रहा था। हताश शिकारी दया की याचना करता है, लेकिन जिन्बू भावनाहीन होकर उत्तर देता है कि डोंग सुक ने उसे 3 बार मारने का प्रयास किया। जिन्बू अपना सिर हटा लेता है और कालकोठरी बंद होने लगती है। जिनो और जिन्बू इसे सुरक्षित रूप से बाहर निकालते हैं। हंटर्स गिल्ड का एक प्रतिनिधि आश्चर्यचकित है कि डी रैंक और ई रैंक शिकारी ही जीवित बचे थे, लेकिन उनका मानना है कि यह जिनों के उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों के कारण है। जैसे ही शाम को आसमान से बारिश होने लगती है, जिन्बू को खुशी होती है कि उसने उस सुबह अपनी बहन को एक छाता दिया था। अब इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।